क्वेश्चन होगा, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO उसका 9वां अस्थायी सदस्य इनमें से कौन बन गया है? आंसर होगा ईरान। ठीक है, इस बार की जो मीटिंग हुई है उसमें अस्थायी सदस्य का दर्जा दे दिया गया है ईरान को। तो अब टोटल 9 अस्थायी सदस्य हो गए हैं, परमानेंट मेंबर हो गए हैं SCO के। और ये वर्चुअल समिट हुई है कब? 4 जुलाई को। और ईरान को इस संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ईरान कहाँ पर है? प्यारा भारत है हमारा, और ये रहा ईरान। ठीक है, बीच में पाकिस्तान है और ये ईरान है। ईरान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एक मित्र भी है। वहाँ पर चाबहार पोर्ट है, उसको इंडिया ने डेवलप किया है। तो अब ये शामिल हो गया है SCO में। ठीक है, सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और उन्होंने ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, उनको संगठन में शामिल होने की बधाई दी है। ईरान, उसकी राजधानी क्या है? तेहरान है। ठीक है, मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल है। ओके, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। और अब बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन की, SCO। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो प्यार भारत है और तमाम जो SCO कंट्री है ना, ये सब जो ब्लिंक कर रहे हैं वो सब SCO के सदस्य हो गए हैं टोटल 9। ठीक है, तो SCO की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को हुई थी। मुख्यालय बीजिंग में है, चाइना में है। ठीक है, पहले ये शंघाई 5 नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, बाद में इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। तो एक तो चाइना है, रशिया है, ये कजाकिस्तान है। अगली जो समिट है वो कजाकिस्तान में ही होनी है। यहाँ ये वाला किर्गिस्तान है। ठीक है, ये ताजिकिस्तान है, ब्लू सा दिख रहा होगा आपको। ये उज्बेकिस्तान है, भारत हो गया। और ये 9वां देश है ईरान। ठीक है, तो ये सब है SCO के परमानेंट मेंबर। इसके अलावा भी कई सारे ऑब्जर्वर कंट्री हैं अलग अलग। तो महत्वपूर्ण ये बात है कि ये 9 जो हैं, देखिए ईरान जो है ना 2022 में ही जुड़ गया था SCO से, लेकिन 2023 में उसको अस्थायी सदस्यता मिली है। महत्वपूर्ण बात। ठीक है, अच्छा एक और बात बताऊं, बेलारूस कहाँ है? आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर है बेलारूस, ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर ये है बेलारूस। तो ये बेलारूस जो है ना वो भी सदस्य बनना चाहता है। और उसने इस बार की जो मीटिंग हुई है यानी समिट हुआ है उसमें मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर सिग्नेचर कर दिया है बेलारूस के राष्ट्रपति ने, ओके, लुकाशेंको ने। और 2024 में यानी अगले साल हो सकता है वो 10वां सदस्य बन जाए SCO का। ठीक है, ये बेलारूस यहाँ पर, जो कि रूस का घनिष्ठ मित्र है। अब बात करते हैं कि ईरान के शामिल होने के क्या मायने हैं। देखिए, ईरान के शामिल होने का मतलब ये है कि ये जो पूरा ब्लॉक है, पूरा इलाका है, ये जो क्षेत्र है, वो एक अलग पावर के रूप में उभर सकता है आगे आने वाले वक्त में। देखिए, इसमें चीन जो है ना वो अपनी भूमिका बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। SCO का अध्यक्ष इंडिया था, लेकिन इंडिया बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। सवाल ये है कि भारत के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो इंडिया का मित्र रहा है, लेकिन जब से अमेरिका ने इस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए न्यूक्लियर इशू को लेकर, उसके बाद से भारत और ईरान के बीच में ना वो एक दरार सी आई है, क्योंकि इंडिया ने उससे ऑयल लेना बंद कर दिया था, क्योंकि डॉलर का इशू भी था। ठीक है, तो अब क्या हुआ है ना कि रूस ये चाहता है कि SCO देशों के बीच में एक कॉमन करेंसी हो, कॉमन करेंसी, और इसी से व्यापार हो इन सब जो SCO मेंबर कंट्री हैं इन सब के बीच में। देखिए, रूस के अलावा ईरान भी यही चाहता है। क्यों? क्योंकि दोनों पर डॉलर के उपयोग पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, दोनों डॉलर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो कॉमन करेंसी के रूप में क्या है, चीन की जो मुद्रा है युआन, उसका पलड़ा भारी पड़ रहा है। और रूस ने अभी हाल ही में, कल वाला अगर आपने करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा तो मैंने डिटेल में बताया कि किस तरह से रूस ने भारत को मजबूर कर दिया कि जो इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है रूस से, तो उसका भुगतान वो युआन में करे। ठीक है, जून और जुलाई का जो भी भुगतान है ना, वो सब इंडिया चाइनीज़ मुद्रा युआन में कर रहा है। भारत न चाहते हुए भी उसको ये सब काम करना पड़ रहा इस बार। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऐसी पहली कंपनी बनी भारतीय जिसने ये पेमेंट किया है
चीन की मुद्रा युआन में। ठीक है, तो इन सबके एक साथ आने से इंडिया के लिए एक चुनौती भी देखने को मिल रहा है। ये सब जो पॉइंट है ना वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो आने वाले वक्त में ईरान के साथ तो इंडिया को और बेहतर रिश्ते तो बनाने ही होंगे, क्योंकि ये पूरा एक ब्लॉक बन रहा है और चीन जो है उन सब चीज़ों को लीड कर रहा है। कई सारे पक्ष होते हैं किसी चीज़ के, उन सभी पक्षों को समझना आपके लिए ज़रूरी होता है ताकि समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबा देना, और एससीओ से रिलेटेड कई क्वेश्चन हैं वो भी देखते हैं। तो इसका टोटल पीडीएफ जो है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। और एक मेंबरशिप प्लान है, बहुत मामूली सी रकम है 1 ईयर का, और उसके जरिए आपको मिलता है पीडीएफ करंट अफेयर्स का वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और कई तरीके के पीडीएफ होते हैं। 1 लाइनर होता है, एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू विद नोट्स होता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, और साथ में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट ये सब मिलते हैं आपको। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित हुए एससीओ शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? थीम बताएं। आंसर होगा सुरक्षित एससीओ, क्या कहेंगे इंग्लिश में, सिक्योर एससीओ। ठीक है, तो भारत जो है वर्ष 2023 में शंघाई शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है उसने की इंडिया ने, और ये थीम था। ठीक है, और ये लोगो बनाया गया था। सिक्योर का फुल फॉर्म भी है, जिसे एस से सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सी से कनेक्टिविटी इन द रीजन है, रीजन का मतलब कि एससीओ के जो मेंबर कंट्री है वहाँ पर, यू से यूनिटी है, आर से रेस्पेक्ट है, मतलब सबकी जो इंटीग्रिटी है और सोवरेनिटी है उसको लेकर रेस्पेक्ट किया जाए, और ई से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है। तो ये थीम थी इंडिया की ओर से जो इस बार अध्यक्षता की गई है 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की, उसकी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, चलें दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की अध्यक्षता में हुई एससीओ समिट के दौरान किस शहर को वर्ष 2023-24 में एससीओ सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? आंसर होगा इसका अलमाटी। ये कजाकिस्तान का एक शहर है, कजाकिस्तान ये रहा। ठीक है, तो अगली समिट यहीं पर होने वाली है, और यहीं के अलमाटी शहर को वो एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। अच्छा, इससे पहले यानी जो इंडिया की अध्यक्षता के दौरान का जो ये सांस्कृतिक राजधानी थी वो काशी थी। ठीक है, काशी यानी वाराणसी। ओके, वाराणसी को ऐसा पहली बार दर्जा मिला था, वो पहला यानी एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। भारत की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल समिट जो एससीओ की हुई है उसमें नई दिल्ली घोषणा जारी की गई, यानी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया। ठीक है, तो इसके मुख्य तथ्य क्या हैं? तो इसमें 2 मुख्य तथ्य हैं। अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सहयोग करना, और दूसरा है डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, यानी ए और बी जो है ना वो सही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये मुख्य तौर पर इन 2 चीज़ों को शामिल किया गया। इसके अलावा भी हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, उसको लेकर भी इसमें बातें कही गई हैं। आर्थिक रूप से ज़्यादा कनेक्ट हों एक दूसरे के, ये भी है, लेकिन मुख्य तौर पर ये जो दोनों है ना, इस पर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में ये बातें सामने रखी गई हैं। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का क्या मतलब हुआ कि ये जो समिट हुआ उसमें तमाम देश मिलकर एक साझा घोषणा पत्र उन सब ने तैयार किया कि हम आगे भविष्य में ये सब देखने की बात करते हैं। ठीक है, तो इस समिट में कुछ और बातें भी हुई हैं चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, तो भी मैं आपको बताता हूँ। महत्वपूर्ण बातें ही है। देखिए, इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब अपना वक्तव्य रखा तो पाकिस्तान के संदर्भ में काफ़ी कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि कुछ देश, मतलब पाकिस्तान का संदर्भ देते हुए कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों के साधन के रूप में उपयोग करते हैं और आतंकवादियों को आश्रय प्रदान करते हैं। तो एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मतलब सीधा वार जो है
चाइना पर देखने को मिला। ठीक है, चीन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किया है इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में, खासतौर पर कनेक्टिविटी को लेकर। ठीक है, उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की जो संप्रभुता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। चीन की खिंचाई की इस मामले में दरअसल भारत और रूस को छोड़कर जितने भी एससीओ के मौजूदा मेंबर हैं, तो वहाँ पर चीन का BRI यानी बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है वो वहाँ पर चल रहा है उसका, चीन का। और इस पर भारत को आपत्ति है क्योंकि पाकिस्तान में इसकी एक परियोजना का बड़ा हिस्सा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो POK से गुजरता है और जिसको चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कहा जाता है, CPEC कहा जाता है। तो जो ये मैप देख रहे हैं और ये चीन का जो महत्वाकांक्षी परियोजना है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, तो उसमें चीन जो क्या कर रहा है वो हर दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में अपना नेटवर्क ना रोड, रेल और शिपिंग का रूट तैयार कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। और उसमें एक यहाँ है कि ये पाकिस्तान के ग्वादर जो बंदरगाह है वहाँ पर, मतलब चीन से लेकर वहाँ तक एक स्पेशल उसने रोड भी बनाया है। ठीक है, इस यहाँ पर तो उसने बंदरगाह बनाया है चीन ने, लेकिन ये जो है ना ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलता है। तो इंडिया ने पुरजोर इसका विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में कहा, मजबूत कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। बेहतर कनेक्टिविटी न केवल आपसी व्यापार को बढ़ाती है बल्कि आपसी विश्वास को भी बढ़ावा देती है। लेकिन इस प्रयास में एससीओ का जो चार्टर है उसके बुनियादी सिद्धांत को बनाए रखना जरूरी है, खास तौर पर देशों की संप्रभुता, अखंडता और क्षेत्रीयता का सम्मान करना। पूरा निशाना यहाँ पर था कि वो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी हमारा कश्मीर है, उस क्षेत्र से वो जो जा रहा है चीन का वो प्रोजेक्ट, वो हम उसको बिल्कुल खारिज करते हैं और हमेशा इंडिया विरोध करता रहा है। ठीक है, इस तरीके से वर्चुअल ये समिट हुई थी। तो जो भी मैंने बताया वो सब PDF में मैंने दे दिया है बारीकी से। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। और हाँ, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नए अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा आवध अर्जुन। ठीक है, क्या नाम है? आवध अर्जुन। फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो 5 जुलाई को एक चुनाव हुआ, उसी में इनको चुना गया है। ठीक है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में किस देश ने टॉप रैंक हासिल किया? नंबर 1 कौन सा है? आंसर होगा आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड को नंबर 1 स्थान मिला है और ये है ग्लोबल पीस इंडेक्स। और ये पूरा मैप आप देख रहे हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स से रिलेटेड। इसमें जो ग्रीन सा दिख रहा है आपको, वो सारे देश जो है ना बताया गया है इसके मुताबिक कि काफ़ी पीस में है, काफ़ी शांति में। उसका जैसे जैसे रंग बदलता गया है वैसे वैसे अशांति क्षेत्र की बढ़ती गई। तो नंबर 1 जो है ना वो आइसलैंड है। आइसलैंड कहाँ पर है? आइसलैंड यहाँ पर है, इस जगह पर है। ठीक है, यूरोप में है। ये ग्रीनलैंड है और ये है रहा आइसलैंड। ओके, दूसरे स्थान पर कौन है? मैप यहाँ भी लिखा हुआ डेनमार्क है। डेनमार्क इस तरफ है। तीसरे पर है आयरलैंड, चौथे पे न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड इस तरफ हो गया। और 5वें पे ऑस्ट्रिया है, यहीं पर है यूरोप में। ठीक है, तो ये टॉप 5 देश हैं ये सब। ठीक है, और दुनिया के जो टॉप 10 जो शांतिपूर्ण देश हैं उनमें 7 जो है यूरोप से हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर को 126। ये है इंडिया की रैंकिंग। ओके, तो किसने जारी किया है इस रैंकिंग को? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP उसने जारी किया। और टोटल रैंकिंग जो है ना 163 देशों की गई है और उसमें इंडिया की रैंकिंग 126 है। ठीक है, ये शांति का आकलन किया जाता है कि उस देश में पीस कैसा है, वायलेंस कैसा है, हिंसा का डर, वायलेंस ही नहीं हिंसा का डर भी किस तरीके का है, उन सब को देखते हुए रैंकिंग की जाती है। अगर हम पड़ोसी देश की बात करेंगे तो भूटान इस क्षेत्र में यानी एशिया में सबसे शांत क्षेत्र दिखता है,
उसकी रैंक है 17। मालदीव 23, नेपाल 79 है रैंक, चाइना का 80 है रैंक, बांग्लादेश का 88, श्रीलंका का 107 है, म्यांमार का 139 है और पाकिस्तान का 149 रैंक है। ठीक है, इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का रैंक है 126। ठीक है, तो इंडिया से ख़राब हालत अगर देखेंगे तो म्यांमार और पाकिस्तान की ही है। और सबसे अशांत क्षेत्र कौन है? इसमें सबसे लास्ट रैंकिंग किसकी है? तो वो है अफ़गानिस्तान। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओपनिंग बैटर या कहें बैट्समैन तमीम इकबाल, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो किस देश के लिए खेलते थे, किस देश की खिलाड़ी हैं? आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो बांग्लादेश के कप्तान तमीम इकबाल, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है 6 जुलाई को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 जुलाई को। ठीक है, वैश्विक क्षमा दिवस। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और कल का करंट अफेयर्स जरूर देखना। उसमें हम लोग बात करेंगे सिंधु जल संधि को लेकर नया अपडेट आया है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये तकरार हुई और अंतर्राष्ट्रीय अदालत मामला चला गया है। इंडिया के खिलाफ में फैसला सुनाया गया है और इंडिया ने उस फैसलों को खारिज कर दिया है, कहा है कि अवैध कार्रवाई की गई है इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में, कल ज़रूर देखना। बाय।